नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षार्थियों, मेरे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। हम बात कर रहे हैं क्रिया, जिसमें अध्ययन के दौरान हमने सहकर्मक और अकर्मक क्रियाओं का अध्ययन कर लिया है और क्रियाओं के अन्य भेद है वो हम अध्ययन करेंगे। तो आज अध्ययन करते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ की पूर्णता के आधार पर क्रिया के अन्य भेद। दो भेद माने गए हैं, एक है अपूर्ण क्रिया और दूसरी है पूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है, कुछ क्रियाओं का अपने आप में अर्थपूर्ण नहीं होता, इसलिए अर्थपूर्ण करने के लिए किसी अन्य पूरक शब्द पर निर्भर रहना होता है। जो क्रियाएं न होकर संज्ञा या विशेषण पद होता है, ऐसी क्रियाएं अपूर्ण क्रियाएं कहते हैं। अर्थात क्रिया अपना अर्थ समय न देकर संज्ञा विशेषण पद से ही दे पाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ क्रियाएं अपना अर्थ समय प्रकट नहीं करती है, उसके पहले पूरक में कोई संज्ञा विशेषण या सर्वनाम उस क्रिया का अर्थ स्पष्ट करेगा, इसलिए ये क्रियाएं अपने आप में अपूर्ण मानी जाती है। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण किस प्रकार वो उसको बताते हैं। जैसे एक वाक्य है, दीपक श्याम को मूर्ख समझता है। समझता क्या क्रिया है, यहाँ पर मूर्ख क्या विशेषण है। तो इस क्रिया में मूर्ख विशेषण के बिना क्रिया समझता है का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर समझता है, लेकिन मूर्ख विशेषण के बिना इस क्रिया को अर्थ है वो स्पष्ट रूप से सही समझ में नहीं आता है। मतलब दीपक श्याम को मूर्ख समझता है, दीपक श्याम को समझता है, लेकिन यहाँ पर विशेषण है। और पूरक की बात करें तो क्रिया से पहले जो शब्द होगा संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, इसलिए ये अपने आप में अर्थपूर्ण नहीं करते हैं, इसलिए ये क्रियाएं अन्य पूरक शब्दों का सहारा लेकर अपना अर्थ है स्पष्ट करती है, इसलिए इन्हें अपूर्ण क्रियाएं कहते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण क्रियाएं कौन सी होगी। जिस क्रिया पद से क्रिया का अर्थ स्पष्ट हो जाए, यानी जिस क्रिया पद से क्रिया का अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है। पूरक के रूप में गैर क्रिया पद संज्ञा विशेषण की आवश्यकता ना हो और उसकी पहचान के लिए पूरक में कोई संज्ञा है, कोई विशेषण की कोई जरूरत नहीं होती है, उसे पूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का सोता है, तो इसमें सोना या सोता से पहले ना तो कोई संज्ञा है ना कोई सर्वनाम है, मतलब इसका उद्देश्य सीधा सा है, ये पूर्ण क्रिया। लड़का पढ़ता है, यहाँ सोता है पढ़ता है, क्रियापद से पूर्ण अर्थ निकल जाता है, यानी इनसे अपने आप में क्या है कि अर्थ निकल जाता है। ये दोनों पद क्रियापद ही है, अतः ये पूर्ण क्रिया है। तो हमने क्रिया के अर्थ के पूर्णता के आधार पर उसके दो भेद पढ़े, अपूर्ण क्रिया और पूर्ण क्रिया। आगे हम पढ़ रहे हैं संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद है वो 5 माने गए, अर्थात एनसीईआरटी और आरबीसी के पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें हमें 5 भेदों का वर्णन किया गया है। तो उनके अनुसार हम 5 भेदों का अध्ययन करेंगे और उसके अलावा अन्य क्रियाएं भी है ना, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो क्रिया की संरचना के आधार पर पद भेद। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा शब्द से ही पता चलता है कि प्रेरणा के उदाहरण में रूप में किया गया कार्य। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, जहां कर्ता खुद क्रिया को न करके दूसरों को क्रिया करने की प्रेरणा देता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यानी कोई भी कार्य है या कोई भी क्रिया है, कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य को उसे करने की प्रेरणा करता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहाँ कर्ता भी क्रिया तो करता है, किंतु वह प्रेरणा देने की क्रिया करता है। यहाँ पर कर्ता भी क्रिया करता है, लेकिन वो काम किसी अन्य से करवा रहा है, तो उसे वो प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। प्रेरणार्थक क्रियाओं में वाह लगता है, ए और वाह। जैसे किसी से कोई काम करवाएंगे तो वहां पर अंत में वाह या ए का प्रयोग होगा। जैसे हम पढ़ते हैं वाक्य, धोनी ने नाई से बाल कटवाए,
यहाँ पर धोनी ने नाई से बाल कटवाए, यानी यहाँ पर करता है वो किसी अन्य को प्रेरणा दे रहा है, यानी प्रेरणा से कोई कार्य करवा रहा है। यहाँ पर क्रिया है वो नाई कर रहा है, लेकिन धोनी की प्रेरणा से, तो ये प्रेरणा देने की क्रिया कर रहा है। अगला, मोहन ने माली से पौधे लगवाए। मोहन समय पौधे नहीं लगा रहे, उसकी प्रेरणा से माली ने पौधे लगाए। यहाँ पर करता है वो प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है और माली है वो पौधे लगा रहा है। तो मतलब यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। कोई भी कार्य स्वयं न करके किसी अन्य से प्रेरणा के रूप में जब कोई कार्य संपन्न या पूर्ण करवाया जाता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है। सोनिया ने ममता से पत्र लिखवाया। यहाँ पर पत्र लिखवाने का काम सोनिया ने ममता से करवाया, इसलिए ये स्वयं ने लिखकर किसी दूसरे अन्य से लिखवा रही है, तो ये उसकी प्रेरणा से कार्य हो रहा है। अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। अध्यापक स्वयं क्रिया नहीं कर रहे, वो प्रेरणा देने की क्रिया करे, लेकिन पाठ है, पढ़ने का काम है वो बच्चे करें, इसलिए बच्चों से पढ़वाना एक प्रेरणा है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। एक मुख्यतः ध्यान और देने की बात यह है कि प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो हमेशा सकारात्मक रूप में ही होती है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकारात्मक होती है, ये मुख्यतः याद रखने के लिए। अगला है नाम धातु क्रिया। नाम धातु यानी जब संज्ञा या विशेषण अर्थात नाम पद शब्दों के अंत में, जो नाम पद वाले शब्द होते हैं उनके अंत में प्रत्यय की परिभाषा हम जाने, वे शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके रूप में परिवर्तन ला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय है वो यहाँ पर संज्ञा और विशेषण के अंत में जुड़कर जोड़ने पर किसी क्रिया का निर्माण होता है, और जोड़ने पर वहां पर जहां क्रिया का निर्माण होता है तब वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है संज्ञा और विशेषण और उसके आगे प्रत्यय का जुड़ना, तभी नाम धातु क्रिया कहलाएगी। जैसे पढ़ते हैं, सेठ ने मकान हथियाया, ये तो बनाई गई है क्रिया। इसमें मूल बात है संज्ञा शब्द क्या है? हाथ। हाथ से आया है हत्याया, हत्याना। तो संज्ञा पद से उसके अंत में प्रत्यय लगने पर ये संज्ञाओं का निर्माण हो जाता है नाम धातु क्रियाओं का। मुझ पर दृश्य फिल्माया, फिल्माया यहां पर ये है शब्द फिल्म संज्ञा, जिसके आगे प्रत्यय लगने पर ये नाम धातु क्रिया हो गई। तो मुख्यतः अंत में बात है ना, वो प्रत्यय लगाने वाली ध्यान में रखनी है। अन्य है जैसे दुख से दुखाना, अंत में लगे आना प्रत्यय। झूठ, ये विशेषण है, झुटलाना। तो विशेषण के आगे भी क्या लगा है? अन्ना प्रत्यय लगे, और इस प्रकार ये बन गई नाम धातु क्रिया। साठ से सटियाना, साठ से संज्ञा पद है और सटियाना ये नाम धातु क्रिया बन गई। गर्म, गर्म से गर्माना, यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है और अंत में प्रत्यय लगने पर ये गर्माना। इसलिए मुख्यतः बात यहाँ ध्यान रखनी है, जब संज्ञा और विशेषण के अंत में प्रत्यय लगकर जो क्रियाएं बनती है वो नाम धातु क्रिया होती है। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा भेद, संरचना और प्रयोग के आधार पर। तो तीसरे भेद के अंतर्गत है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की परिभाषा ये है कि जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थ, भिन्नार्थ का अर्थ है मतलब अलग अलग क्रियाओं के मेल से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं होती है और उन क्रियाओं का अर्थ है वो भिन्न भिन्न अलग अलग रूप में होता है, और फिर उन सभी का मेल से जो क्रिया बनती है या वाक्य बनता है
उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने दूध पी लिया होगा, इस वाक्य में 2 से अधिक 3 क्रियाएं हैं। मोहन ने दूध पहले तो पी लिया होगा, पी से अर्थ है पीना, पहली क्रिया है पीना। लिया से लेना, इसका अर्थ की बात करें होगा से होना। ये तीनों क्रियाएं भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट कर रही है। तो तीनों क्रियाएं इस वाक्य को पूर्ण कर रही हैं और भिन्न भिन्न अर्थ के रूप में। तो यहां पर ये संयुक्त क्रिया होगी। संयुक्त क्रिया एक से नहीं, 1 2 तीनों से, इसलिए इसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। इस वाक्य में पी लिया होगा संयुक्त क्रिया, क्योंकि यह पीना, लेना और होना नामक भिन्न अर्थ, अलग अलग अर्थ प्रदान करने वाली क्रियाओं के योग से बनी है, इसलिए ये संयुक्त क्रिया है। जैसे राम घर गया होगा, सोहन ने ये काम कर लिया होगा। तो वाक्य में हम स्वयं खुद प्रयोग करके इनका उदाहरणों के माध्यम से अर्थ स्पष्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हम भी संयुक्त क्रिया के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे। अब हम पढ़ते हैं अगला भेद, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया से अर्थ है पूर्व में घटित क्रिया, यानी एक क्रिया होने से पहले एक क्रिया समाप्त हो चुकी है और वाक्य में इस प्रकार जहां पर दर्शाया गया है। जब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद फिर एक दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, जहां पर पाया जाता है अर्थात वाक्य में प्रकट हो रहा है, तथा जिसका काल है वो दूसरी क्रिया से प्रकट हो, उससे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़कर उठा हूं। अब इस वाक्य में 2 क्रियाएं हैं, लेकिन यह भिन्न भिन्न अर्थ की बात नहीं है। यहाँ पर इसने इस क्रिया से पहले एक क्रिया, यानी ये एक काम कर चुका है, उसने पढ़कर उठा हूं, यानी एक क्रिया के रूप में वो पढ़ा है। दूसरी क्रिया अब वो उठ गया है, यानी इस क्रिया से पहले एक क्रिया पूर्ण हो चुकी है। मैं घर जाकर पढ़ूंगा, पढ़ने से पहले एक क्रिया की बात हो रही है। जब पढ़ेगा तो वो पहले घर जाएगा, तो वह घर जाकर पढ़ेगा, यानी वाक्य में एक क्रिया है वो पहले हो रही है। इस प्रकार जब एक क्रिया के समाप्त होने से पहले पहली क्रिया का जिक्र हो, वाक्य में 2 क्रियाएं और एक क्रिया पहले घटित हो चुकी हो, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। अब हम पढ़ रहे हैं इसका अंतिम भेद, आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञा से ही समझ में आ रहा है कि आज्ञा देने वाली क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में किसी प्रेरणा से कार्य करवाया जा रहा है, यहाँ पर किसी को आदेश, आज्ञा के रूप में कार्य करवाया जा रहा है। जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे तुम सब घर चले जाओ, यहाँ पर आज्ञा यानी आदेश के रूप में कहा जा रहा है कि तुम सब घर चले जाओ, इसमें आज्ञा का पालन करने के लिए बात कही है। तो चले जाना, चले जाओ, ये आज्ञार्थक क्रिया है। जरा चुप बैठो, इसमें आदेश है, आज्ञा का पालन के लिए बात करें। आप खाना खाइए, खाना खाने के लिए कहा जा रहा है, आदेश कहा जा रहा है। मैं अंदर आ जाऊं, ये अनुमति है, इसलिए जहां पर अनुमति, प्रेरणा, प्रार्थना आदि के रूप में क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है वो आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। इस प्रकार हमने क्रियाओं के कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग और संरचना के आधार पर विभिन्न सभी वर्गीकरणों का आज अध्ययन कर लिया है। अगर हमारा अध्ययन इस प्रकार आगे बढ़ता रहे, आपको अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।